क्योंकि सावरकर का रिश्ता किससे आपको अच्छे से पता है। हाँ हाँ तो इससे जोड़ा जाता है। अन्य पार्टियां जोड़ती हैं कि प्रोपेगेंडा बेसिस फिल्में तब लाती हैं, कहीं ना कहीं सरकार करवा रही है सब चीजें। रणदीप ने इसमें इतना काम किया है, इतना काम किया है, और उसने पूरा उसका ब्लड को बॉईल कर दिया है ये मूवी के लिए। कुछ तबका है, उस तबके का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो तबका ये बोलता है कि हमें आजादी अभी भी नहीं मिली है। इन लोगों के लिए मेरे पास एक आंसर है। जरूर बताइए। हाँ, कि अगर ये भी बोल सकते हो ये कंट्री के अंदर कि मेरे को बोलने की भी आज़ादी नहीं है, तो वो आज़ादी ही आज़ादी है। बढ़ाया गया है कि 9 या 10 लोगों ने आज़ादी दिलवाई है, बात गलत है। इस प्रेजेंट टाइम में कोई नेता है क्या जो इनकी तरह इनकी आइडियोलॉजी लेके चल रहा हो? लोग बोलते हैं कि सड़कें नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। भाई तू 40 साल का या 30 साल का हुआ, आज तक तूने एक कचरा भी स्ट्रीट से उठा के डब्बे में डाला है? नमस्कार, मेरा नाम है अंकित दुबे, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मेरे साथ एक खास मेहमान है जिनका काफ़ी चर्चा था। वीर सावरकर की एक मूवी आई थी, स्वतंत्र वीर सावरकर एक मूवी आई थी, जिनमें इन्होंने एक किरदार निभाया था, काफ़ी सुर्खियों में रहा। हमारे साथ जय पटेल जी हैं, आपका स्वागत है हमारे इंडिया न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इन्होंने एक किरदार निभाया जिसको लेकर काफ़ी सुर्खियाँ मची, और वीर सावरकर जो मूवी बनी थी, अक्सर वीर सावरकर जी एक सुर्खियों में बने रहते हैं। तमाम राजनीति से उनको जोड़ा जाता है। कुछ लोग अच्छे बोलते हैं तो कुछ लोग खराब बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें बहुत मानते हैं। अब सावरकर मूवी बनी तो उस पर विवाद भी खूब हुआ। रणदीप हुड्डा की कमाल की एक्टिंग देखी गई, उन्हीं के खास दोस्त भी माने जाते हैं आप। कैसा रहा आपका वो एक्टिंग जब आपने शुरू किया उनके साथ? क्या पता था आपको रणदीप हुड्डा, मतलब आप एक तरह से आप भी बताते हैं कई जगह कि मुझे ऑफर किया था उन्होंने। यस, सो स्टार्ट ऐसे शुरुआत हुई कि मैं न्यूयॉर्क में था। मैं यूजुअली वहीं ज़्यादा रहता हूँ। सो जब मैं न्यूयॉर्क था तब एक दिन रात को उसका फ़ोन आया, ने ऐसे जैसे हमारे दोस्त कोई अलग अलग स्टेट में होते हैं, तो ये कैरेक्टर जो था वो गुजराती कैरेक्टर है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि जय, इनके बारे में कुछ जानता है तू? तो मैंने उसको A to Z इतना बता दिया, बिकॉज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, उनका जो बर्थ प्लेस है मांडवी, गुजरात में कच्छ में है मांडवी। सो मांडवी में वो जहाँ पैदा हुए थे वहाँ से 500 मीटर दूर ही मेरे एक दोस्त का घर है, निहार मेहता का। सो बचपन से मैं डाइनिंग टेबल पे इनकी स्टोरी सुनते आया हूँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा की। और अचानक से रणदीप ने मुझे ये बताया कि ये किरदार के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हो। तो आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, जितना जानता था, जो किताबों में भी नहीं है उनके बारे में। 1935 में इंदुलाल याग्निक ने एक किताब लिखी थी, गैदर्स किया थे सब पेपर वर्क। उसके बाद उन्होंने आई थिंक 50s में उसको रिलीज किया था। एंड उसके बाद एक पद्मश्री, यही इसकी किताब है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के ऊपर विष्णु भाई ने लिखी हुई है। सो इनकी किताब मैंने बहुत टाइम पढ़ी हुई थी, तो मैंने पूरा रणदीप को बताया, और ये गुजराती में है तो इंग्लिश में भी नहीं थी। सो रणदीप गार सो फैसिनेटेड, और मुझे बोला कि नहीं, तुम्हें इतनी सारी चीज़ पता है इनकी, तो आई थिंक तुझे ही ये रोल करना पड़ेगा। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अगर आप इतिहास में अगर दिलचस्प रखते हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा एक महान क्रांतिकारी सेना थे, वकील थे, पत्रकार थे। मतलब एक से बढ़कर एक खूबियां उनमें थी। आपने पढ़ा होगा इन सब चीजों के बारे में। वकालत भी किया है, पत्रकारिता भी किया है। कैसे इंस्पायर्ड हुए जब आप लेने गए रोल? तो कई सारी चीजें आपको तो अध्ययन करना पड़ा रहा ना? बहुत ही सारा अध्ययन करना पड़ा, क्योंकि जब किसी को आप पढ़ते हो, अगर वही चीज आपको पर्दे पे या कैमरा के सामने लानी होती है तो टोटली डिफरेंट हो जाता है, पूरा एक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। बट श्यामजी कृष्ण वर्मा 7 साल के 8 साल के तब से संस्कृत में बहुत ही रुचि रखते थे। हाई स्कूल के बाद वो तुरंत ही बम्बई चले गए। बम्बई के बाद वो इंग्लैंड गए, वहाँ इज फर्स्ट एवर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हुए, और उसको पंडित की डिग्री मिली उसके बाद। और उसके विचार जो थे वो विजनरी बंदे थे। उनको ऐसे विचार थे कि भाई सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए, अगर आपके पास ताकत नहीं है तो पीसफुल निगोशिएशन आप कभी नहीं कर पाओगे। एंड ही वाज इतने बुद्धिमान थे कि वो 4 जगह पे दीवान भी थे। तो उन्होंने पैसा भी बहुत बनाया था। वो पैसा को उन्हें इस तरीके से यूज किया कि वो इंडिया हाउस, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की उन्होंने 1905 में। और जितने भी अच्छे अच्छे क्रांतिकारी थे उन सबको उन्होंने मांझा वहाँ, सबको वहाँ बुलाया उन्होंने, और वहाँ उसको ट्रेनिंग दी, वहाँ उसका रहने का प्रबंध किया। वैसे ही वीर सावरकर उसमें से एक थे। वीर सावरकर को वो बहुत सारी टिप्स भी देते थे, ये भी बताया जाता था कि वो टिप्स देते थे। वो लोगों से इंस्पायर, बाल गंगाधर तिलक को बहुत मानते थे, उनसे इंस्पायर थे। ये सारी चीजें सर आप जब खूबियां देखते हैं इनकी में,
जब आप वो रोल प्ले करने गए तो क्या लगता है सर, कठिन था क्या वो रोल प्ले करना? रोल प्ले करने में बहुत कठिनता थी क्योंकि क्योंकि उस तरह की चीजें, बॉडी लैंग्वेज भी आपको लानी पड़ती है, उस तरह की विचार लानी पड़ती है। यस, सो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था रणदीप के साथ कि जानता तो बहुत हूँ पर मैं क्या ये कर पाऊंगा। तो उन्होंने बोला रणदीप अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, रणदीप जब उसके पास फ्री टाइम होता है तो बच्चों को वो ट्रेनिंग देता है, प्ले के लिए सबको एडमायर करता है और बहुत ही इंडस्ट्री में बहुत अच्छा वो काम कर रहा है। तो उसने मुझे बताया कि मैं दुनिया के लोगों को एक्टिंग सिखा सकता हूँ, तो तेरे लिए तो मैं ऐसे 2 मिनट में करवा दूंगा। एंड देन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। एंड उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे एक्टिंग करनी है। सो उन्होंने बोला कि 58 ईयर्स ओल्ड का पहला रोल होगा तुम्हारा और उसके बाद 71 ईयर का। तो उन्होंने 4 घंटे में पहले सेट पे आता था बिकॉज टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, और बोल्ड कैप लगा के पूरा एसी मेरे पे लगा के वो पूरा ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद एक दिन आया, मुझे बोला कि मेरे को लाइन क्या बोलनी है। बोला कि नहीं मैं तेरे को लाइन नहीं बताऊंगा, कि लाइन में बताऊंगा तो देन तुम रट्टा लगाओगे और रट्टा लगाओ तो मुझे ये चाहिए नहीं। मैंने बोला ब्रो आई डोंट वांट यू नो इतने लोगों के सामने आई डोंट वांट वेस्ट एनीबॉडीज टाइम, व्हाई डोंट यू टेल मी कि मेरे को क्या बोलना है। नहीं मैं तेरे को सेट पे ही बताऊंगा। ओके। आप एक बिजनेसमैन है, ये भी कहा जाता है। आप कहा नहीं जाता बिजनेसमैन है ही, लेकिन बॉलीवुड में आना, अचानक से स्विच करना, दोनों चीज़ों को हैंडल करना, कहाँ तक आसान है, कहाँ तक कठिन है ये चीज़ें? कठिन तो है पर ये एक्चुअली मैं एक हॉबी की तरह इसको देखता हूँ बिकॉज ये एक ही इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें पैसे की बात एकदम आखिर में होती है। पहले आर्ट की बात होती है, क्रिएशन की बात होती है, लाइक लोग इतने पैशन रखते हैं इसमें, तो मेरे को वो एडमायर करती है थोड़ा, क्योंकि व्हेन आई एम इन बिजनेस आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मनी, वॉल स्ट्रीट, ये वो क्या चल रहा है, पर आर्ट में जब आता हूँ तो मेंटली बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैं ज़्यादा इसमें रुचि थोड़ी रखता हूँ और मुझे इसमें से ना ही तो कुछ कमाना है पर बस ऐसे ही दोस्तों के साथ काम करके थोड़ा हॉबी क्रिएट करना चाहता हूँ। बिजनेस बिजनेस कठिन है या बॉलीवुड का कैरियर आई थिंक बॉलीवुड बहुत ज़्यादा कठिन है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज इसमें क्या है कि बिजनेस में तो इन्वेस्टमेंट के सामने क्या रिटर्न आता है आपको थोड़ा पता चल जाता है। यहाँ तो 25 साल पहले अगर कोई सुपरस्टार होता है उसको 10 साल के बाद काम भी नहीं मिलता है और स्ट्रगल इतनी है यहाँ कि कभी कभी बहुत सारे लोग कुछ ऐसे स्टेप कर जाते हैं जो उन्हें ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए। कई सारे केसेस हमने देखे हैं हाँ जी, बॉलीवुड के। यस यस यस। सो ये बहुत कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। अच्छा, आपको नहीं लगता जब से OTT आया है हाँ, तब से कुछ युवाओं के लिए ज़्यादा मौका मिलता है अब? पहले नहीं मिलता था। 1001%, बिकॉज जितना मार्केट बड़ा होगा उतने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेंगे और इसीलिए OTT में इतनी तगड़ी कंपटीशन है कि ना अगर आपके पास अच्छा टैलेंट और अच्छा कंटेंट है, अगर आप अच्छी एक्टिंग करते हो तो आपको 1001% काम मिलने के चांसेस ज़्यादा है। दैट्स हाउ यूजुअली वर्क्स दिस। लोग ये भी जानना चाहते हैं आपकी केमिस्ट्री बताइए रणदीप हुड्डा के साथ, कैसी केमिस्ट्री रही? हॉर्स राइडिंग को लेकर काफी समय निकला गया था। सो रणदीप और मेरी दोस्ती चालू हुई थी 2008 और 9 में, जब हम पहली बार, मैं इंडिया आया था पहली बार आफ्टर लॉन्गेस्ट पीरियड। तो एक गुजरात में शूट हो रहा था साहिब बेबी गैंगस्टर का। अच्छा। और वो तिमांशु धुलिया एंड राहुल मित्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि व्हाई डोंट यू कम ऑन सेट और तू देख यहाँ बॉलीवुड में कैसे ये सब होता है। मैं गया वहाँ देखने के लिए, तो मुझे पता नहीं था कि रणदीप वहाँ उसमें एक्टिंग कर रहा है। अच्छा। सो हम दोनों साथ में बैठे डिनर कर रहे थे। देन उसने कुछ घोड़े की बात की। तो जब दो लोगों की एक हॉबी मिल जाती है तो आप सब बाकी सब भूल जाते हो। राइडिंग करते हैं आप? यस यस, बहुत ही राइडिंग करता हूँ वो मैं। सिखाए आपको? उन्होंने भी सिखाया और हमारी कॉमनली बहुत बात हुई, तो तब से हमारी दोस्ती हुई। देन ही से लाइक तू बम्बई जब आता है मेरे को बताना, हम राइडिंग करेंगे साथ में। मैं बम्बई गया, महालक्ष्मी में हमने राइडिंग की और उसके बाद 5-6 लोग आए और उसके फ़ोटो लेने लगे। सो मैंने बोला ब्रो हु आर यू? तो फिर मुझे पता चला कि वो एक्टर है। अगला प्रोजेक्ट क्या है आपका, रणदीप हुड्डा के साथ या किसी और के साथ? एक्चुअली यू गोना सरप्राइज, संजय दत्त ने अभी ये मूवी देखा और संजय दत्त मेरे को ही कॉल्ड मी एंड इट्स लाइक ब्रो मेरे 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं और तीन प्रोजेक्ट में तेरे को काम करना है, तू बस मेरी डेट बता, तेरी कौन सी डेट है, उस हिसाब से मैं तेरे को बताना चाहता हूँ क्या काम। संजू बाबा की बहुत गंभीर पर्सनालिटी मानी जाती है। नहीं डर नहीं लगता है कि आपको उनसे? नहीं, संजू तो फ्रैंक है बहुत। एकदम मेरा मोटा भाई की तरह है। संजय दत्त को और मेरे बड़े भाई जो कजिन ब्रदर है परेश भाई, वो दोनों की दोस्ती 35 ईयर्स से है और मैं संजू को बहुत बचपन से जानता हूँ।
सो दुनिया के लिए जो भी पर्सनालिटी है, मेरे लिए वो मोटा भाई है, बड़ा भाई अच्छा, बॉलीवुड में अक्सर ये आरोप लगता है कि जो प्रोपेगेंडा बेसिस मूवी होती है, हाँ अक्सर क्यों जब इलेक्शन होता है तभी वो आती हैं, उसके पहले क्यों नहीं आती हैं? इसको भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है उस नजरिए से, क्योंकि सावरकर का रिश्ता किससे आपको अच्छे से पता है। हाँ हाँ तो इससे जोड़ा जाता है, अन्य पार्टियां जोड़ती हैं कि प्रोपेगेंडा बेसिस फिल्में तब लाती हैं, कहीं ना कहीं सरकार करवा रही है सब चीजें। आई विश के सरकार करवा देती और सरकार इसका धंधा भी दिलवा देती, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये मूवी रणदीप लाने वाला था 15 अगस्त को एंड 26 जनवरी को, पर प्रोडक्शन में कुछ तकलीफें आती, तो इसलिए थोड़ा डिले हो गया, और ये एक्सीडेंटली यही टाइम पे आ गई। और सबको ऐसा ही लगता है लाइक कि भाई ये कोई प्रोपेगेंडा मूवी होगी या फलानी पार्टी की होगी, पर ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज रणदीप ने इसमें इतना काम किया है, इतना काम किया है, और उसने पूरा उसका ब्लड को बॉईल कर दिया है ये मूवी के लिए। 3 साल तक उसने 50 या 60 से ज़्यादा किताबों को लाइक पढ़ा है, पूरा उसमें से सार निकाला है, और उसके बाद पूरा लिखा है उन्होंने और उत्कर्ष भाई ने साथ में बैठ के, और बहुत ही काम किया है। सो जब तक मूवी रेडी नहीं होती तब तक आप उसको रिलीज़ नहीं कर सकते। इतना मेहनत की कि शरीर का सारा ढांचा तक चेंज कर दिया उन्होंने। यस क्योंकि लाइक सावरकर जी की वेट 65 kg थी, अच्छा, तो उस बार, और वो इसी चीज़ के लिए वो जाने जाते हैं ना रणदीप, कि जो भी काम करना है वो 1000% करूँगा, कोई नकली दाढ़ी वाड़ी लगा के वो काम नहीं करता है कभी भी। तो दैट्स व्हाई ही लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, 32 kg उसने वेट लॉस किया था, हेल्प विद अंजू, डॉक्टर अंजलि हुड्डा उसकी बहन के साथ। और साथ साथ में क्या होता है कि व्हेन यू लूज वेट और 19 आवर्स तक तुम कुछ खाते नहीं हो, तो यू बिकम अ लिटिल क्रैकी, और वो सेट पे गिर जाता था, एक बार घोड़े से भी गिर गया था, फ्रैक्चर हो गया था, 8 वीक का ब्रेक आ गया था बीच में। सो बीइंग ए ब्रदर, बीइंग ए फ्रेंड, यू हैव टू ऑलवेज वॉच आउट। सो मेरे लिए क्या सिर्फ ये मूवी नहीं था कि सेट पे गया, काम किया और निकल गए, हम 24 आवर उसके साथ रहते थे, मैं और अंजू स्पेशली, और हम उसके ऊपर देखते रहते थे कि लाइक वी वर वाचिंग हिम आउट, कि क्या हो रहा है, it was a lot of stuff going, he was tough, very tough। और ऐसे महान क्रांतिकारी की जब आप मूवीज करते हैं तो एक अंदर से जज्बा आता है, आप आगे चाहेंगे क्या कि कुछ ऐसे महान क्रांतिकारियों की मूवी फिर से मैं करूं? एब्सोल्युटली ब्रदर, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जब तुम मैं और रणदीप ऐसा बात ही कर रहे थे कि रणदीप, अगर हम 150 साल पहले पैदा हुए होते ना, तो साला हम अंग्रेज की गोली से ही मरते, बिकॉज तुम्हें इतना जज्बा आ जाता है कि आप सोचो कि आपको ना थिएटर देखने का राइट्स है, आपको ना कोई जगह पे बोलने का राइट्स है, तो इतने अंग्रेज लोग ने हमें इतना लूटा है कि तुम्हें कोई जात की फ्रीडम नहीं थी। सो सबसे पहली प्रायोरिटी इन लोगों की ये थी कि सबसे पहले कंट्री को फ्री कैसे किया जाए। सो ऐसे माहौल में जब तिलक जी वहाँ से कोई आदेश देते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे, और इन लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनी हुई थी, उसमें वो कैसे निगोशिएट करके, कैसे बात करके पेरिस ट्रैवल करते थे, रशिया ट्रैवल करते थे, वहाँ से लाके, और उन सब का एक ही गोल था कि भारत माँ की आज़ादी, उसके सिवा उनको कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन आप देखते होंगे कि कुछ देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो अभी आज़ादी की बात करते हैं, इस वक्त बोलते हैं कि हमें आज़ादी नहीं मिली है, अब मुझे आज़ादी चाहिए। कुछ तबका है, उस तबके का मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो तबका ये बोलता है कि हमें आज़ादी अभी भी नहीं मिली है। फिल्मों के माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से वो दर्शाते हैं कि मुझे तो आज़ादी अभी नहीं मिली है, आप मुझे आज़ादी दिलाइए। आपको लगता है इस स्वतंत्र भारत में अभी भी किसी को आज़ादी नहीं दी गई है? नहीं, अगर ये बोलने की भी उनको आज़ादी है, मीन्स कि इट गिव्स आंसर राइट देयर। हाँ, कि ऐसा कोई अगर बोल ही रहा है कि मेरे को बोलने की आज़ादी नहीं है, वो बोल के बता रहा है, मीन्स कि तू आज़ादी तो है। मेरा जो इशारा है वो जेएनयू की तरफ है। जेएनयू वाले कुछ लोग हैं, कहा तो ये जाता है कि इतना प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, वहां से ऐसी चीजें निकल के आती कि हमें आज़ादी नहीं मिली गई है, अभी नहीं मिली है, और ऐसे महान क्रांतिकारी नेता जो हमारे बीच में नहीं है, उनको लेके कुछ ऐसी बातें की जाती है कि नहीं अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। ऐसा ये इन लोगों के लिए मेरे पास एक आंसर है। हाँ, जरूर बताइए। हाँ, कि अगर तुम ये भी बोल सकते हो ये कंट्री के अंदर कि मेरे को बोलने की भी आज़ादी नहीं है, तो वो आज़ादी ही आज़ादी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके बड़े भाई 9 साल के लिए काला पानी गए, आप 11 साल के लिए काला पानी गए हो, आपके छोटे भाई को जिंदा जला दिया है, इसमें से सिर्फ 10% आप मेरे को करके दिखाओ। बिल्कुल सही बात। ये आंसर मेरे पास आप लेके आओ, फिर हम आज़ादी की बात करेंगे। मेरा यही उनको बोलना है, जो भी लोग जैसा भी सोचते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं जेएनयू में, शिक्षित लोग माने जाते हैं, भारत में नाम है,
लेकिन फिर भी वहां से हर साल कहीं कहीं ना कहीं किसी कोने से आवाज निकल जाती है कि मुझे आजादी नहीं मिली है, आजादी मिली नहीं है। और आप बताते हैं कि इतने महान क्रांतिकारी नेता हैं जो देश के लिए ये सब चीजें करके गए, आप लोग उनसे आप लोग इंस्पायर्ड होते हैं तो मूवीज बनाते हैं, लेकिन ऐसी चीजें निकल के आती तो क्या कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स को अंदर से चुभोता नहीं ये सब चीजें? नहीं होता है, इसीलिए हमने ये मूवी बनाई है कि ये मूवी देखो। हाँ। ये मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सैक्रिफिकेशन क्या होता है। सिर्फ पढ़ने से या लिखने से नहीं आता है, यू हैव टू गो ऑन द फील्ड। आपको फील्ड पे जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करके या किसी को लेक्चर देके तुम देश को आज़ादी नहीं दिला सकते। उसके लिए बहुत सारे लोगों ने जान दी है, 20 लाख लोगों ने जान दी है, कुर्बानी दी है, सब शहीद हुए हैं। और सिर्फ हमें पढ़ाया गया है कि 9 या 10 लोगों ने आज़ादी दिलवाई है, बात गलत है। सो ये जो स्टोरी हमको 70 साल से जो दिखाई दी थी वही गलत है। अच्छा, बॉलीवुड का कुछ तबका है जब आवाज उठती है वहां से हाँ। कि हमें आजादी नहीं मिली है, तो वो तबका जाके सपोर्ट करता है कि हम आपके साथ हैं, आजादी दिलवाएंगे हम। है कुछ तबके के लोग हैं इसमें अभी भी। है और हो गए, और बहुत बुद्धिजीवी माने जाते हैं वो लोग। तो मेरी दृष्टि में तो वो लोग बुद्धिजीवी नहीं है। अगर अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं तो वो नहीं है, मेरी दृष्टि से नहीं। अच्छा चलिए, दूसरी चीज पे आते हैं। कैसे अब बॉलीवुड में करियर आपने शुरू कर दिया है, बिजनेस में कैसा रहता, समय दे पाते हैं उसको? समय यस, जस्ट फ्री टाइम होता है तभी करता हूँ, और अगर मीनिंग वाला ही कोई काम होगा तो ही मैं करूँगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने 3 साल पहले एक हॉलीवुड की फिल्म बनाई थी जो टोटली नॉन कमर्शियल थी और सीरिया के बेस पे थी, वॉर के बेस पे थी। सो जब भी जैसे बुद्धिजीवी की बात से ही याद आया कि 2 बुद्धिजीवी प्रेसिडेंट होते हैं, वही वॉर करते हैं, ठीक है। और वो वॉर जो होता है वो पावर के लिए वॉर होता है, और मेजोरिटी टाइम उसकी सफरिंग जो होती है वो विमेन एंड चिल्ड्रन को होती है, कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा। सो उसके बेस पे मैंने एक मूवी बनाई थी, उसका नाम था आई एम गोना टेल गॉड एवरीथिंग। तो ऐसा कोई है, जैसे मैं इंडिया आता हूँ तो मेरे को 2 चीज़ बहुत फोकस करता हूँ, देखता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ। द वे पीपल ड्राइव हियर, जो कार के इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं यहाँ। सो एक वो एयर पोल्यूशन, वो आप तो दिल्ली में हो तो आपको तो उससे ज़्यादा कोई जान नहीं सकता। तो अगर ये 2 चीज़ के ऊपर अगर कुछ भी करने का है तो मैं 101% सोचूंगा, और उसमें काम करने की जिज्ञासा है मेरी। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाते हैं और वो बताते हैं कि आप हमारे साथ आइए, काम करिए। हाल ही में बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स को, कुछ यूथ है जो अच्छी मूवीज बनाते हैं, मोदी जी हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं और मिलते हुए भी नजर आते हैं, और जाके मिलते भी हैं और उन्हें बुलाते भी हैं मिलने के लिए, इंस्पायर करते हैं। पहले ऐसे पीएम हुआ करते थे, कोई जो बुला के मिले आपसे? नहीं था। और मोदी जी की बात से मेरे को एक बात यहाँ मेंशन करनी है कि जिनका मैं किरदार निभा रहा हूँ, श्याम जी कृष्ण वर्मा। सो श्याम जी कृष्ण वर्मा की डेथ हुई थी 1930 में जिनीवा में, और इतने विद्वान थे और इतने विजनरी गाय थे कि उन्होंने 100 साल की अपनी अर्थिया को बैंक में डिपॉजिट की थी, और उन्होंने बोला था कि मेरी अर्थिया जो एशिस जो है वो आज़ाद हिंद में ही हो जानी चाहिए। हम 1947 में आज़ाद हो गए, और 50 साल तक किसी ने वो वापस लाने की तस्दी नहीं ली। 2003 में मोदी जी वहाँ खुद गए प्राइवेट एयरक्राफ्ट लेके, और अपने कंधों पे वो अस्थियां लेके यहाँ आए, और मांडवी में जहाँ उसका बर्थ प्लेस है वहाँ पूरा इंडिया हाउस बनाया है, और वहाँ दोनों अस्थियां रखी है। आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है जो ऐसे हमारे अनसंग हीरो है उसकी अस्थियां खुद वहाँ लेके आए? कोई नहीं। सो विजनरी जितने श्याम जी कृष्ण वर्मा जितने विजनरी थे, इतने हमारे देश के लीडर भी आजकल इतने ही विजनरी है, और हम सबको उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत इंस्पिरेशन मिलता है ऐसे लोगों से। जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा की ऊपर अगर किसी ने किताब नहीं लिखी होती तो हमको पता नहीं चलता। ऐसे इतने बहुत सारे अनसंग हीरो है, ऐसा नहीं कि एक हीरो है। मैं तो मानता हूं कि अहिंसा वाले भी हीरो है और हिंसा वाले भी हीरो है। आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 10 सिटी है, 10 मेजर सिटी में अगर चाइना के लोग ट्रेडिंग के लिए यहाँ आते हैं और 15 साल के बाद पूरा उसको कवर कर लेते हैं, तो क्या हमको सशस्त्र बन के या हमारे पास इक्विपमेंट नहीं हो गए तो क्या हम उससे बात नहीं करेंगे? क्या हम उससे वॉर नहीं करेंगे हमारी फ्रीडम के लिए? तो यही 150 साल पहले था। आप किनसे इंस्पायर्ड हैं? श्याम जी कृष्ण वर्मा से, फिर विक्रम साराभाई से, इलाबेन भट्ट से। जब आपको मूवी ये मिली उसके पहले किससे इंस्पायर थे आप?
उससे पहले की ही बात कर रहा हूँ आप तो ये तब की बात कर रहे हैं जब आपको मूवीज मिल गई। नहीं, तब की बात इसके कर रहे कारण मेरे को मूवी मिली है। इसके कारण? हाँ, क्योंकि मैं डे वन से इंस्पायर था। बिकॉज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1997 में इंग्लैंड में पहली बार गया, तो हीथ्रो एयरपोर्ट से सीधा मैं इंडिया हाउस इनके घर गया था, और आई नेवर थॉट कि इसके ऊपर कोई मूवी बनाएगा और मेरा दोस्त बनाएगा। अच्छा। तो ये तो बहुत ही लाइक ये जब बोलते हैं ना कर्मा की बात है, ऐसा हो गया। सो आई एम सो हैप्पी टू प्ले दिस रोल, बिकॉज मुझे सब कुछ पता था। बस रणदीप ने जिस तरीके से वैनिटी वैन में आके उसने मेरे को बताया, पहला शॉट था, तो मैं आई वाज सो नर्वस। ऑफ कोर्स तुमने कभी कैमरा फेस नहीं किया, तुम नर्वस होते हो। तो उसने बोला कि ब्रदर लेट मी टेल यू समथिंग, यू आर नॉट जे एनी मोर, तू जे है नहीं और मैं रणदीप नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, और तेरे को 400 लोग है या 300 लोग है, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है, मैं जितना बोलूँ इतना करना है तेरे को। कि तिलक जी ने हमें चिट्ठी लिखी है कि देश में अंग्रेजों ने इतनी सारी विमेन पे बलात्कार किया है, खेडूत के ऊपर, और जितने भी फार्मर्स है उनका इतना लगान ले लिया है, जितने अच्छे अच्छे किंगडम और जो पॉजिटिव राजा थे वो सब फ्रीडम फाइटर के साथ थे। इतना अत्याचार होने के बाद जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, 10 या 15 बुद्धिजीवी जो लोग हैं, उसका तू सबका लीडर है। और स्वामी विवेकानंद के साथ उनके बातें चलती रहती थी, बिकॉज दयानंद सरस्वती को ये भी बहुत मानते थे, स्वामी विवेकानंद भी बहुत मानते थे। तो इस लाइक उन्होंने तेरे लिए सिफारिश की थी कि वीर सावरकर की सिफारिश उन्होंने की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा को कि आप इसके घर में इसे रखो। ऐसे थॉट्स है, और हमारी एक ही सिर्फ मंजिल है कि भारत माता को आज़ादी दिलवानी है। ठीक है, तो तुम वो हो। अब पहली बार सावरकर तुम्हारे घर पे आता है ट्रैवल करके बंबई से, तो आप उसका स्वागत कैसे करोगे? बिल्कुल। तो उसने बोला मैं तेरे को स्क्रिप्ट नहीं दूंगा। इसलिए दरवाजा खोलता हूँ, बोलता है तू बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक है। वो बोलता है वेलकम टू द होम ऑफ रेवोल्यूशन, ये पूरा रेवोल्यूशन का ये घर है, और उसके स्वागत के लिए पूरे यूरोप के जितने भी रेवोल्यूशनरी थे, मैडम कामा थी, SR राणा थे, हरदयाल थे, ये सबको बुला के रखा था। और उस तरीके से धीरे 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 करके उसने मेरे से एक्टिंग करवा ली, मेरे को पता भी नहीं चला। बहुत अच्छी तरह, बहुत ही खूबी करवा ली। अच्छा, जब आप यहाँ पे आने वाले थे तो हमने एक पोल किया, हाँ, तो अधिकतर लोगों का ये सवाल था, आप सोशल मीडिया पे नहीं है। मैं एक्चुअली सोशल मीडिया में इन्वेस्ट करता हूँ, पर सोशल मीडिया में हूँ नहीं। ऐसा क्यों? डिस्टर्ब करती है चीजें आपको? डिस्टर्ब नहीं करती, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ कुछ तुम्हारी जो पर्सनल चीज़ है उसको लोगों में क्यों बोलने की। और जिसका काम है, जैसे आप टीवी मीडिया वाले हो तो बिना सोशल मीडिया को तो आप जी ही नहीं सकते, बिकॉज ये आपका काम है। पर अननेसेसरी लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं रहना चाहिए, ये मेरा पर्सनल बिलीव है। एंड मैं अभी किसी को बता रहा था कि 10 साल के बाद, जैसे आपने अगर ये मूवी देखी है तो उसमें अंग्रेजी कपड़ों की होली की थी, ऐसे 10 साल के बाद सोशल मीडिया की होली होने वाली है। आप लिख लो जहाँ पे भी लिखना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेंटली लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। एक ही घर में 3 लोग अलग अलग बेडरूम में सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग कनेक्शन में बैठे हैं। ग्राउंड लेवल पे कोई जाता नहीं, अपने हाथ डर्टी नहीं करते, फार्म पे नहीं जाते, लाइक झाड़ पान पौधों से खेलते नहीं है। तो सोशल मीडिया एक लेवल पे ठीक है, पर उससे आगे अगर काम के सिवा काम का नहीं है तो उसको डिस्कनेक्ट करना चाहिए। लेकिन यूथ तो ये बोलती है कि हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, कुछ चीजें चाहिए हमें हमेशा देखने के लिए। नहीं, फॉर फन लाइक यू डू हाफ एन आवर इज फाइन, उससे ज्यादा आई थिंक। आपको ये नहीं लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया साइट्स पे नहीं है तो आपको लोग जो जानना चाहते हैं वो जान नहीं पा रहे हैं आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, बिकॉज जितने मेरे खास दोस्त हैं हाँ। उसको सबको पता है। जैसे रणदीप की ही बात करता हूँ, तो रणदीप को जो चीज़ें मेरे को बोलनी है वो सेपरेटली मेरे को बोल देता है। पर 50 दिन में 50 चीज़ें उसको जो सोशल मीडिया पे चलती है मेरे काम की ही नहीं है, तो मैं जान के क्यों क्या करूँ मैं उसका, मुझे चाहिए ही नहीं वो चीज़। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देश में जो माहौल चल रहा है इस समय, भाजपा की सरकार चल रही है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, IPL भी चल रहा है इस समय, क्या लगता है? 2 क्वेश्चंस, आने वाले चुनाव में कौन जीत रहा है? यार मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि पॉलिटिकल चीजें हैं। हाँ, पॉलिटिकल चीजें हैं, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर वीर सावरकर जी और लाइक श्यामजी कृष्ण वर्मा की जो थियरी थी और उनका जो विजन था, वो गवर्नमेंट अभी चल रही है, तो उसके जो थिंकिंग थे, इस प्रेजेंट टाइम में कोई नेता है क्या जो इनकी तरह इनकी आइडियोलॉजी लेके चल रहा हो?
डेफिनेटली है, अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो आई थिंक इस प्रीटी मच इनकी आइडियोलॉजी लेके चल रही है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली चल रही है, उसकी आइडियोलॉजी पे ही चल रही है। बिल्कुल। बिकॉज बहुत क्लियर मैसेज है ये मूवी में कि तुम सिंध सागर से सिंध नदी तक जितने लोग हमारे वहाँ रहते हैं वो सब हिंद में रहे, अच्छा। और जो हिंद में रहते हैं वो हिंदू है। सो इसमें हिंदू इज नॉट रिलीजियस, बहुत क्लियरली ये मूवी में बताया हुआ है। सो अगर तुम तुम्हारे देश को प्यार नहीं करोगे, कंट्री यहाँ आता है, उसके बाद रिलीजियस और उसके बाद जात पात सब कुछ आती है। यू हैव टू लव योर कंट्री, को प्यार करना पड़ेगा। और कंट्री आपको क्या देती है, नहीं तूने आज तक कंट्री को क्या दिया मेरे को बताओ ना। लोग बोलते हैं कि सड़कें नहीं है, ये नहीं है, नहीं है। भाई तू 40 साल का या 30 साल का हुआ, आज तक तूने एक कचरा भी स्ट्रीट से उठा के डब्बे में डाला है? कंप्लेन के सिवा मेजोरिटी लोग कुछ कंट्री के लिए करते नहीं है। तो मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि पहले थोड़ा स्टेप आउट आओ, कंट्री के लिए कुछ करो, और बाद में लेक्चर दो। और स्टेटमेंट देना बहुत ईजी है आजकल सबको कि ये गवर्नमेंट ये कर रही है, वो गवर्नमेंट वो कर रहा है, ये कर रहा है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट तो सालों से चल रही थी, और किसी नए बंदे को चांस दो 20-25 साल तक, फिर रिजल्ट देखो, नहीं आता है तो चेंज कर दो उसको। तो चलिए। दैट्स कॉल्ड डेमोक्रेसी। लास्ट वन, किसको सपोर्ट करते हैं आईपीएल में आप? स्पोर्ट्स देखते हैं? एक्चुअली मैं आईपीएल नहीं देखा है, आई एम सॉरी। तो ये जय पटेल जी थे जिन्होंने अपनी एक क्लोजिंग, आई एम सॉरी टू बॉदर नहीं, यू, पर नहीं, एक क्लोजिंग से पहले मेरे को एक बोलना है कि ये मूवी के लिए मैं 3-4 लोगों को बहुत ही दिल से कुछ बोलना चाहता हूँ। सो सबसे पहले तो रणदीप के पापा जो डॉक्टर है, रणबीर हुड्डा, आशा हुड्डा उसकी मम्मी है, और उसकी वाइफ लीन बेन, और उसकी सिस्टर लाइक डॉक्टर अंजू। बिकॉज अगर ये 4 और रणदीप के बहुत करीबी दोस्त थे 5-6, और उसका पूरा ऑफिस का स्टाफ और पूरी सावरकर टीम, अगर ये लोग साथ में नहीं होते तो शायद ये मूवी नहीं बन पाता। और रणदीप के पापा ने उसका पूरा घर जो है वो गिरवी रखा है इसके लिए। और ये रणदीप ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो एग्जाम्पल सेट किया है कि आज के ज़माने में ऐसा प्रोड्यूसर नहीं होता है जो अपना घर बेच के एक मूवी बनाता है। सो कल के ज़माने में स्कूल की अगर कोई टीचिंग होगी तो ये मूवी ज़रूर वो लोग दिखाएंगे एग्जाम्पल के बेस पे, क्योंकि एक हिस्ट्री की मूवी है, और हिस्ट्री की मूवी में बहुत ग्रे एरिया होता है, और रणदीप ने इतना अच्छे से उसमें काम किया है तो पूरी इंडिया उसको याद रखेगी। और रणदीप, थैंक यू वेरी मच इतना मार्वलस मूवी बनाने के लिए और ये कंट्री को भेंट देने के लिए। थैंक यू रणदीप। चलिए जय पटेल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये थे जय पटेल जिन्होंने अपनी बेताबी से खुलकर अपनी बात रखी और किस्से भी सुनाया रणदीप हुड्डा की, और जो भी देश में चल रहा है, जो भी गतिविधियां थी उस पर इन्होंने खुलकर बात किया। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।